हेलो प्रिय विद्यार्थियों, अब तक जो हमने पुस्तक पढ़ी है उसका आगे का भाग हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे, इसलिए ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखते रहिए। अब हम देखते हैं पोर्टुगीज का एक साहसी नाविक वास्को द गामा को भारत आने वाले जलमार्ग को खोजने में जिसको सफलता मिली, वो ये सफलता प्राप्त करने वाला पुर्तगाल देश का निवासी वास्को द गामा था। उसका जहाज अफ्रीका के दक्षिणी छोर था, जहां पे कैप ऑफ गुड होप होकर अफ्रीका के पूर्वी किनारे मलिंदी पहुंचकर हिंद महासागर में होते हुए हिंद महासागर से गुजरता हुआ मोहम्मद इब्न मजी माजी एक गुजराती पायलट था, गुजराती नाविक था। उस ये खलासी था, उसकी मदद से 22 मई 1498 को कालीकट बंदरगाह पे पहुंच गया था। उस समय कालीकट के राजा जमोरिन थे। जमोरिन ने पुर्तगालियों को व्यापार करने की छूट दे दी थी। उसने इसका भव्य स्वागत किया और फिर ये जो व्यापार करने के लिए आया था, तो ये जमोरिन राजा था, तो उसको एक्सेप्ट कर लिया और उस टैक्स की बात करके वहां पे व्यापार करने के लिए अनुमति दे दी। 1498 में ये आया था। फिर आगे 1505 में पुर्तगालियों ने व्यापार करने के लिए कालीकट में कोठी की स्थापना कर दी। कालीकट बंदरगाह था, तो वहां पे उसने कोठी खोल दी, वहां पे यानी कि एक फैक्ट्री खोल दी वहां पे, और उसके चारों ओर किलाबंदी भी कर दी। अल्बुकुर्क नामक एक सेनापति को उसका रक्षक नियुक्त कर दिया। अल्बुकुर्क जो है वो गवर्नर बना दिया गया, उसको गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। अल्बुकुर्क उत्तर दिशा में आगे बढ़ता गया। अब जब ये दक्षिण में था कालीकट, तो उत्तर दिशा यानी कि ऊपर भारत के जो ये भारत का दक्षिण हिस्सा है, तो यहाँ से वो ऊपर बढ़ता गया, उत्तर की ओर बढ़ता गया और 1506 में गोवा तक पहुंच गया। बराबर, ये यहाँ पे उसने केरला को पार करते हुए कर्नाटका, फिर यहाँ पे गोवा आ जाता है। तो गोवा में 1506 में उसने जीत लिया, गोवा को जीत लिया। 100 वर्षों में पुर्तगीज ने, अब ये जो पुर्तगालियों ने मैंगलोर, कोचीन, श्रीलंका, दीव, दमन, गोवा, मुंबई जैसे अनेक टापुओं पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। अलग अलग जगह पे अपनी फैक्ट्रियां खोल दी और ऐसे बढ़ते 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 सारे लगभग सारे दक्षिण भारत पर उन्होंने अपना अधिकार नियंत्रण स्थापित कर लिया। आगे हम देखते हैं, पुर्तगालिक शासन का भी अंत भी हो गया था, वो उसके अंत के बारे में हम देखते हैं। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में पुर्तगालियों का व्यापार बंगाल की तरफ बढ़ने लगा था। 17वीं शताब्दी में, ठीक है, यानी कि 1623 के बाद में, ठीक है, पुर्तगालियों का व्यापार जो है बंगाल की तरफ। अब ये जो इंडिया है, यहाँ पे उन्होंने, ये दक्षिण भारत है, ठीक है, यहाँ पे वो जो कालीकट है मान लीजिए, तो यहाँ से ये आगे बढ़ते गए, गोवा में अपना बना लिया, दीव दमन वगैरह ये एरिया में भी उन्होंने अपनी फैक्ट्री खोल दी थी। अब उनका झुकाव जो है वो बंगाल की तरफ भी हो गया था 17वीं शताब्दी में, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इस समय क्या होता है, मुगल बादशाह थे, मुगलों का राज था, ठीक है, खाली जमोरिन तो एक राजा था बस। लेकिन जो अभी उत्तर भारत में जो है वो बादशाही हुकूमत चल रही थी, तो वहाँ उस समय शाहजहां नामक एक बादशाह, मुगल बादशाह हुआ करता था, तो दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ था, ठीक है। वो एक बादशाह थे दिल्ली के, शाहजहां, जिसने ताजमहल का निर्माण किया। बंगाल में उसके अधिकारियों ने पुर्तगालियों के दुर्व्यवहार की शिकायत शाहजहां से कर दी। अब जो बंगाल के जो नवाब थे, उन्होंने मुगल बादशाह शाहजहां से कुछ शिकायत कर दी कि भाई उनका व्यवहार जो है वो हमारे साथ ठीक तरह से नहीं है। वो मतलब अपने हिसाब से चलते हैं, अपने हमारे जो नियम है, हमारे कानून है, हमारी जो व्यवस्था है, उसको उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे। परिणाम स्वरूप अब क्या होता है कि शाहजहां के आदेश से पुर्तगालियों की हुगली की कोठी भी को तोड़ दिया गया। हुगली एक नदी है कोलकाता में, तो वहाँ पे भी कोठी उन्होंने बनाई, कोठी ने फैक्ट्री बनाई थी। तो वहाँ की जो है ना, इनके दुर्व्यवहार के कारण जो बंगाल में जो कोठी थी, तो उसको शाहजहां के आदेश के अनुसार तोड़वा दिया गया था। उनके जहाजी बेड़ों को भी जला दिया गया था वहाँ पे। इस तरह से पुर्तगाली शासन का अंत हो गया। अब इतना सा करने से उनका शासन का अंत नहीं हुआ था, बहुत बड़ी इन्होंने लड़ाई भी लड़ी थी। फ्रेंच फ्रेंच कंपनी भी आ गई थी, डैन भी आ गई था, डैन डेनिस, ये सारी कंपनियां भी यहाँ पे आ गई थी। फिर अंग्रेजों से भी इनका मुकाबला हुआ। तो इस तरह से उनका शासन जो है वो ज़्यादा टिक नहीं पाया।
पुर्तगालियों का शासन केवल दीव, दमन और गोवा, अब ये तीन तक सीमित हो गया। सारा जो जगह है वो छोड़ दी थी। ठीक है, अब यहाँ पे ये व्यापार फिर भी चलता गया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गोवा जो है, सॉरी, जो इंडिया है वो 1947 को आजाद हुआ, लेकिन गोवा आजाद तब भी नहीं हुआ था। लगभग 1968 के दिन गोवा को आजादी मिली थी। गोवा भारत का हिस्सा तभी माना जाता है। आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं डच प्रजा के बारे में। डच जो है वो हॉलैंड के थे, हॉलैंड, जिसे आज हम नीदरलैंड के नाम से जानते हैं। तो पुर्तगालियों के आगमन के बाद, इनके आने के तकरीबन 100 वर्ष तक, जब ये आए 1498 में, उनके लगभग 100 साल के बाद में या इसके आसपास, अब ये कौन थे थी 15वीं शताब्दी, 100 साल बाद में यानी कि 1598 को ये 16वीं शताब्दी हो जाएगी। उसके अंत में, अभी इसका अंत होने वाला है 16वीं शताब्दी का, तो अंत में हॉलैंड निवासी, यानी जिन्हें हम नीदरलैंड भी कहते हैं, इनके निवासी डच लोग व्यापार करने के लिए आए। इनके 100 साल बाद में, पुर्तगालियों के 100 साल बाद में हॉलैंड वासी आए, ये भी व्यापार करने के लिए। सर्वप्रथम पुलिकट और मद्रास, जिसे अभी हम वर्तमान में चेन्नई कहते हैं, मद्रास का जो पूरा नाम है ये मद्रास है, और मद्रास का जो नया नाम है वो है चेन्नई। इन्होंने यहाँ पे अपने कोटे स्थापित कर ली थी। ईस्वी 1663 में आगरा में उन्होंने अपने कोटे स्थापित कर ली थी, यानी कि ये 1498 के दिन ये पुर्तगाली आए थे। उसके 100 साल बाद में यानी कि 1568 में ये डच लोग आ गए थे, और धीरे 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 उन्होंने भी यहाँ पे पुलिकट और मद्रास में अपनी कोठी स्थापित की, और 1663 में उन्होंने आगरा में अपनी कोठी स्थापित कर ली। और इसी समय लगभग भारत में अंग्रेज भी आ गए थे। तो अंग्रेज जो है वो 1610 में यहाँ सूरत गुजरात में उन्होंने अपने फैक्ट्री स्थापित की थी, सूरत गुजरात में 1610 में। उस समय कौन था? जहांगीर था, मुगल बादशाह जहांगीर। ठीक है, आगे हम देखते हैं। डच अंग्रेजों के सामने स्पर्धा में टिक नहीं सके, क्योंकि अंग्रेज जो है वो बहुत पावरफुल थे, तो उनके सामने पुर्तगाली भी नहीं टिक सके, डच भी नहीं टिक सके, फ्रांसीसी भी नहीं टिक सके, और डेनिश भी नहीं टिक सके। डेनिश कंपनी भी आई थी। अब हम देखते हैं यहाँ पे अंग्रेजों की क्या हुकूमत रही है, क्या उनका आगमन कैसा रहा है। तो 1600 में इंग्लैंड की जो रानी थी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ फर्स्ट, उसके समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई थी। ठीक है, 1600 में, तक 1600 में भारत के साथ व्यापार करके धन कमाने की इच्छा रखने वाले व्यापारियों की ये कंपनी थी। ये केवल जो है ना, वो धन कमाने की कंपनी थी, लेकिन इसने हमारे ऊपर 100 सालों तक राज किया था। धन कमाने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ की जो स्थिति ऐसी थी ना, तो इन्होंने अपनी पूरी स्थिति को अपने हाथ में ले लिया और 100 साल तक राज किया था। 1858 के बाद में ये कंपनी बंद हो गई थी। ईस्वी 1608 में पहला अंग्रेजी जहाजी बेड़ा भारत के सूरत बंदरगाह में पहुंचा था। कब? 1610 में। अच्छा, ये जो है 1608 में आ गया था, लेकिन जो कंपनी है वो 1610 में शुरू हो गई थी। भारत की धरती पर पैर रखने वाले प्रथम अंग्रेज जो थे वो विलियम हॉकिंस थे। इस जहाजी बेड़ा के कैप्टन थे। यह वह जहांगीर से मिला, परंतु अनुमति प्राप्त नहीं कर सका। जहांगीर से मिला था, लेकिन उस समय 1608 में जब आया था, तब जहांगीर ने उनको अनुमति नहीं दी थी। उसके बाद आने वाले सर टॉमस रो ने जहांगीर से मिलकर सूरत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली, इसलिए 1610 में सूरत में पहली फैक्ट्री के रूप में मानते हैं। उसके बाद दिल्ली की राजगद्दी पर शाहजहां बैठा था। अब जो है जहांगीर के बाद में कौन आ गया था? शाहजहां। शाहजहां ने अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की भी अनुमति दे दी थी। अब उन्हें सूरत, गुजरात में, भरूच में, अहमदाबाद में, यहाँ पे उनको अनुमति मिल गई थी। अब उनका नज़र जो थी वो बंगाल पर थी, तो बंगाल में भी शाहजहां ने अनुमति दे दी। फिर फ्रांसीसी, आगे देखते हैं इनके बारे में। फ्रांसीसियों ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी नामक कंपनी जो है वो 1664 में स्थापित की थी। ठीक है, फ्रांसीसियों ने सूरत में, मछलीपट्टनम और पांडिचेरी में, जिसे हम पुदुचेरी भी अभी कहते हैं, यहाँ पे कोठियों की स्थापना की थी।
फ्रेंचों की कंपनी का बड़ा अधिकारी डुप्ले था। डुप्ले ये सबसे बड़ा अधिकारी था, जिसे भारत में यूरोपीय शासन के विस्तार करने की इच्छा हुई थी। अब उसे लगा कि हमारा शासन भी यहाँ पे बढ़ेगा, हमारा व्यापार का स्थल है वो भी बढ़ेगा। इस तरह से यूरोपीय प्रजा में अंग्रेज और फ्रांसीसी दो शक्तिशाली कंपनियां एक दूसरे से स्पर्धा करने लगी, यानी कि अब इनमें के बीच में टक्कर होने लगी, फ्रांस के साथ में और अंग्रेजों के बाद साथ में। फ्रेंच एंड इंग्लिश कंपनी, फ्रेंच एंड इंग्लिश कंपनी, इंग्लिश कंपनी को आगे हम ब्रिटिश कंपनी भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इनके साथ में युद्ध हुआ, 7 साल का युद्ध हुआ था, जिसमें फ्रेंच की हार होगी और इनकी जीत होगी। उसके बाद में कुछ फैक्ट संधि लगा दी गई थी और ये कंपनी जो है वो सिमट के रह गई थी फ्रेंच की। उनमें बहुत संघर्ष हुए, लड़ाई हुई, जिसमें अंत में अंग्रेज सफल हो गए थे, परंतु फ्रांसीसियों के पास अंत में केवल जो बच्चे थे वो पांडिचेरी, माहे, चंद्रनगर आदि कुछ सेंटर कुछ कोठियां बची हुई थी बस। जिस तरह से हमने देखा कि पुर्तगालियों के पास में गोवा, दीव, दमन ये कुछ एरिया बचे हुए थे, तो इनके पास में केवल ये पांडिचेरी, माहे, चंद्रनगर ये कुछ एरिया ही सेंटर ही बच गए थे। हम देखते हैं ईस्वी 1965 नहीं है यहाँ पे, 1765 है। ठीक है, तो 1765 में हुगली नदी के किनारे अंग्रेजों ने सर्वप्रथम व्यापार करने की शुरुआत कर दी थी, अपनी कोठियां स्थापित कर ली थी, आसपास किलेबंदी भी कर बना ली थी, अपनी रक्षा के लिए सैनिक भी रख लिए थे, और मुगल बादशाह औरंगजेब, अब औरंगजेब का टाइम शुरू हो गया था। औरंगजेब के पास वार्षिक खिराज, एक रकम होती थी खिराज, रकम के बदले में कर चुकाए बिना व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली। अंग्रेजों ने बिना टैक्स के अपना व्यापार शुरू करने की योजना भी बना ली थी, विदाउट टैक्स। आगे देखते हैं, यहाँ हम देख सकते हैं कि अलग अलग समय पर ब्रिटिश कंपनी जो अलग अलग जगह पर बनी थी, वो देख सकते हैं। ये भारत में 1757 तक का है, फिर ये 1840 के बाद का है, फिर ये 1857 तक का है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो स्थानीय शासन थे, अभी तक स्थानीय शासन बड़ा, यहाँ बड़ा भाग है स्थानीय शासन का। तो कंपनी जो है वो यहाँ पे ब्रिटिश शासन तो 1 2 3 4 एक छिटपुट जगहों पर था, बराबर। फिर इसका धीरे धीरे बढ़ता गया, और ये जो आलम था वो यहाँ का, अब ये उल्टा हो गया, बराबर, ये इसका ही रिवर्स हो गया। तो यानी कि इसका व्यापार सब जगह बढ़ता गया। कुछ हम यहाँ देख सकते हैं कि हैदराबाद, मैसूर, यहाँ टीपू सुल्तान था, यह निजाम के लोग थे, और यह मराठा राज्य था यहाँ पे, जिसमें शिवाजी वगैरह, इनके साथ में इनको बहुत बड़ा झटका मिलता रहता था हमेशा। तो इस वजह से कुछ जगह के ऊपर राज उनका नहीं चल पाया, बाकी लगभग समस्त भारत पर कंपनी राज चल रहा था। तो इसी वजह से इसको ब्रिटिश भारत के नाम से भी उस दौरान कहा जाता था। आगे हम देखते हैं, अब कंपनी अधिक से अधिक धन कमाने की स्पर्धा में लग गई थी, ज्यादा जितना ज्यादा मुनाफा हो उसमें ही इनको ज्यादा मजा आता था। बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने की घोषणा में केवल कंपनी को ही कर मुक्त व्यापार की छूट थी। केवल जो इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इसको ही विदाउट टैक्स व्यापार करने की छूट थी, परंतु कंपनी के अधिकारी जो है थे, वो जो इनके जो व्यापारी के जो अधिकारी थे, मोटे मोटे जो ट्रेडर्स थे, अधिकारी थे, वो व्यक्तिगत व्यापार में भी कर नहीं देते थे। अभी खुद का जो पर्सनल कंपनी का एक व्यापार होता था, खुद का भी ये लोग खुद का भी देखने लग गए थे, निस्वार्थ व्यापार भी उनका शुरू हो गया था। तो अब ये खुद के व्यापार पर भी टैक्स नहीं देते। इससे क्या हुआ कि बंगाल में होने वाले कर की आय बहुत कम हो गई। अब इनको टैक्स जब मिल नहीं रहा था बंगाल के नवाबों को, तो क्या होता था कि बंगाल की जो इनकम है वो थोड़ा माइनस में जाने लगी। क्योंकि एक जब इनकम मिलेगी तभी तो उस स्टेट का भला होगा, लेकिन ये जो है टैक्स उनको नहीं मिल रहा था, तो उस वजह से क्या हुआ कि उनकी आय जो है वो थोड़ी कम हो गई, थोड़ा पिछड़ने लग गया था बंगाल। तो अब इसकी वजह से क्या हुआ, बंगाल के नवाब मुर्शिद अली खान ने विरोध किया था, सबसे पहले जो विरोध किया
वो अली खान ने विरोध किया, मुर्शिद अली खान, ये बंगाल के नवाब थे तत्कालीन। ठीक है, ये विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता गया था। अंत में इसके परिणाम स्वरूप 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। इसके साथ नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद में बहुत सारे ऐसे नवाब हुए, लेकिन किसी की बात नहीं मानी। तो लास्ट में सिराजुद्दौला आया था, सिराजुद्दौला, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो ये आया, उसके बाद में ये जो है इसके साथ में जो फाइटिंग हुई, जो लड़ाई हुई थी, जो युद्ध हुआ था, उसको प्लासी के युद्ध के नाम से जानते हैं। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।